हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं स्टेयर के बारे में। स्टेयर डिजाइन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। एक तो होता है स्ट्रेट स्टेयर। स्ट्रेट में क्या होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में जाके आपका जो स्टेयर है वो एंड हो जाता है। जैसे ये हमारा जो स्टेयर है यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी डायरेक्शन में जाके एंड हो जाता है, तो वो हो जाता है स्ट्रेट स्टेयर। उसमें क्या होता है, कुछ लोग मिड लैंडिंग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, दूसरा टाइप होता है एल शेप में। मीन्स इधर से आपका स्टेयर गया ऐसे और फिर लेफ्ट या राइट में मुड़ गया, तो वो हो गया आपका एल शेप में स्टेयर। और इसके अलावा तीसरे टाइप पे क्या होता है कि वो यू शेप में हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस वीडियो में, हमारे यहाँ जो स्टेयर बना हुआ है ये यू शेप में है। इधर से हम लोग यहाँ पे चढ़े और फिर यू टर्न लेके ऐसे वापस चले गए। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डॉग लेग भी बोलते हैं। ये इसमें जो मिड लैंडिंग होती है वो एक होती है। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये मिड लैंडिंग हमारी, इसमें एक मिड लैंडिंग होती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेयर होता है उसको बोला जाता है स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल मीन्स गोल रहता है, वो ऐसे सर्कुलर शेप में ऊपर की तरफ चला जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे तो दो टाइप के स्टेयर होते हैं, एक डॉग लेग और एक ओपन वेल। ये जो स्टेयर है ये डॉग लेग होता है। इसमें मिड लैंडिंग जो होती है, मिड लैंडिंग मीन्स जो बीच में लैंडिंग दी जाती है उसको मिड लैंडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जो खड़े हैं इसमें मिड लैंडिंग एक होती है। ओपन वेल स्टेयर में क्या होता है, दो मिड लैंडिंग होती है। उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से आप स्टेयर ऐसे चढ़े और फिर इधर से उधर की तरफ गए, वहां पे एक लैंडिंग होगी। वहां से आप और राइट साइड में गए तो वो उसमें क्या होती है, दो लैंडिंग। मिड लैंडिंग मेनली क्या हो जाती है, उसमें दो हो जाती हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो मिड लैंडिंग हम लोग देते हैं उसका पर्पज क्या रहता है और उसका देने का पर्पज के उद्देश्य क्या है। मिड लैंडिंग इसलिए दी जाती है, जैसे हम लोग वहां से चढ़ना स्टार्ट किए अपने स्टेयर पे, तो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको क्या होता है चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर वो लंबी सीढ़ी चढ़ते हैं तो बीच में थक जाते हैं, तो उनको रेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लैंडिंग जरूरी होती है, मिड लैंडिंग जरूरी होती है। यहाँ पे आकर के क्या है वो लोग थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। और क्या मेन पर्पज होता है, डायरेक्शन चेंज करने का। अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना है स्टेयर का तो वहाँ पे लैंडिंग देना जरूरी हो जाता है। जो लैंडिंग है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो आपका स्टेयर है उसकी जो लेंथ रहती है ना उसी के बराबर होनी चाहिए। जैसे ये जो मेरा स्टेयर है ये 6.5 फीट का है। ये जो लंबाई आप जो देख रहे हैं स्टेयर का वो 6.5 फीट है। तो ये जो हमारी लैंडिंग है इसकी भी चौड़ाई जो रहेगी, ये जो डायमेंशन है ये 6.5 फीट ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों को इसमें और क्या ध्यान देना है, राइजर और ट्रेड के बारे में। स्टेयर में राइजर क्या होता है, जो हाइट होती है स्टेयर की, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये हाइट, इसको बोला जाता है राइजर। और ट्रेड किसको बोलते हैं, जिसपे हम लोग पैर रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे पैर रखे हुए हैं, ये जो डायमेंशन हमारी होती है इस चीज को बोला जाता है ट्रेड। तो स्टेयर में स्टैंडर्ड जो साइज रहता है राइजर और ट्रेड का वो पहले जान लेते हैं। जो हमारा स्टेयर है उसमें जो ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज रहता है वो 300 mm रहता है, 1 फीट। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग है उसमें तो 1 फीट रखते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता है, स्पेस की समस्या रहती है, स्पेस कम रहता है सब लोगों के पास में। तो उसमें अगर आप 1 फीट कर दीजिएगा तो स्टेयर जो केस है, स्टेयर केस जो बनेगा वो ज़्यादा स्पेस घेर लेगा। तो स्टैंडर्ड साइज तो 1 फीट रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 11 इंच तक रख सकते हैं, कुछ लोग 10 इंच भी रखते हैं। लेकिन 10 से अगर आप कम कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि पैर रखने का स्पेस कम हो जाता है, तो वो कन्वीनियंट नहीं रहता है चढ़ने के। जब आप उस पर चढ़िएगा तो आपको सुविधा नहीं होगी। तो आपको जो राइजर ट्रेड रखना है वो 11 से 12 इंच तक आप रख सकते हैं। और जो राइजर है वो स्टैंडर्ड तो 6 इंच रहता है, लेकिन 6 से 7 इंच तक आप रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 7 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आप 7 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि चढ़ने में थकान महसूस होने लगती है, खास करके छोटे बच्चे और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है चढ़ने में अगर राइजर आपका ज़्यादा हो गया। और क्या है कि जैसे आपका ट्रेड अगर आपको बढ़ाना होता है तो जब आप स्कर्टिंग लगाते हैं तो एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेयर का जो लंबाई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आगे की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है, इसको बोला जाता है नोजिंग। ये जो आप देख रहे होंगे स्टेयर जो हमारा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की जो एज है ये आगे निकली हुई है, आगे थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है। ये अगर आप साइड से देखना चाहेंगे तो वहाँ मैं चाहूँगा कि इधर से आप दिखाएं इस साइड से, तो इसमें जो प्रोजेक्टेड है ये आपको दिखेगा। यहाँ से आ जाइए, इसको बोला जाता है नोजिंग। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है ये लगभग 15 से 18 mm के बीच है, जनरली 20 mm तक भी रख सकते हैं। इसको बोला जाता है नोजिंग। अब होता क्या है दोस्तों, नोजिंग कई टाइप की होती है। नोजिंग जो हम लोग बनाते हैं
ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट रहता है इसको नोजिंग बोलते हैं, और इसको हम लोग गोल कर देते हैं, इसको बोला जाता है मोल्डिंग। इसको क्या है कि ग्राइंडर की सहायता से इसको गोल कर दिया जाता है और इस पर पॉलिश कर दिया जाता है बहुत सारे ब्लेड का यूज करके। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आई बटन पे जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि ये मोल्डिंग जो है कैसे बनाई जाती है। ये जो आप मोल्डिंग देख रहे हैं ये फुल मोल्डिंग है, सिंगल फुल मोल्डिंग है। इसमें जो इसका एज है, दोनों एज, ऊपर वाली एज और नीचे वाली एज दोनों राउंड शेप में है। और क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंगल मोल्डिंग बनाते हैं, हाफ मोल्डिंग उसको बोला जाता है, सिंगल हाफ मोल्डिंग। उसमें क्या होता है, ऊपर एज जो रहती है उसको राउंड शेप में कर दिया जाता है और नीचे वाली जो एज रहती है वो शार्प एज ही रहती है, उसको मोल्ड नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है हाफ मोल्डिंग, सिंगल हाफ मोल्डिंग। और क्या होता है कि मोल्डिंग इसके अलावा डबल मोल्डिंग भी होती है, जो कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे। डबल मोल्डिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है कि ग्रेनाइट की जो एक बीट ले लिया जाता है, ग्रेनाइट का टुकड़ा ले लिया जाता है 1 इंच का, उसको इसके नीचे पेस्ट कर दिया जाता है एरोलाइट की सहायता से। जब आप डबल मोल्डिंग यूज कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, ये जो नोजिंग है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। होता क्या है, बाई द वे कोई भारी चीज गिरी उस नोजिंग पे तो क्या होता है, आपका टूटेगा नहीं जल्दी, वो मजबूत हो जाती है, स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ जाती है। और जब डबल मोल्डिंग करते हैं तो उसके बीच में क्या है कि एक स्ट्रिप डाल देते हैं कलर, वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डाली जाती है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, उसमें देखिए बीच में आपको कलर दिख रहा है, डिजाइन दिख रही है, तो वो क्या होता है, कलर स्ट्रिप रहती है, इसके बीच में पेस्ट करते टाइम में चिपका दी जाती है, तो वो देखने में अच्छी लगती है। कुछ लोग वो भी बनाते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे फुल मोल्डिंग कर रहे हैं, सिंगल फुल मोल्डिंग कर रहे हैं। और इसको कलर का इसमें लाने के लिए बहुत सारे ब्लेड का यूज किया जाता है, जो कि हम ये जो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जान लेते हैं स्कर्टिंग के बारे में। जब हम स्टीयर पे जो स्कर्टिंग लगाते हैं उसके भी कई डिज़ाइन होते हैं। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा जो स्कर्टिंग लगा है स्टेप बाय स्टेप वाला है। इसमें क्या है कि जो जॉइंट है एक ही रहता है, देख रहे होंगे आप, एक ही जॉइंट है यहाँ पे। इसमें क्या रहता है, जैसे मेरा एक 12 इंच का ट्रेड है, तो हमने जो स्कर्टिंग कट की है, ग्रेनाइट का जो पीस है वो हमारा जो 18 इंच का है, ठीक है। तो 18 इंच में क्या होता है, ये मेरा जो 6 इंच है ये प्रोजेक्टेड हो जाता है और 12 इंच हमारा पीछे चला जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसमें जो जॉइंट रहता है वो एक ही रहता है। एक तो ये डिजाइन होगी। दूसरी क्या होती है, दूसरे वाले में जो फोटो में आप देख रहे हैं, एक ये हो गया। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये वर्टिकल पार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, 2 जॉइंट हो जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे कोई फोटो में आपको दिख रहा होगा। दूसरा डिजाइन हो गया। और तीसरा क्या होता है, इसको स्ट्रेट कर दिया जाता है, जिसको लोकली बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में समोसा कट बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो समोसा कट वाली जो स्कर्टिंग रहती है वो इंक्लाइंड रहती है, यूँ ऐसे जो आपका स्टेयर गया है इंक्लाइंड वे में, वैसे ही रहती है इंक्लाइंड वे में। उसमें क्या रहता है, आपको वेस्टेज जो है ग्रेनाइट का बहुत ज़्यादा गिरता है। इस वाले में क्या है, वेस्टेज कम गिरेगा, और जो तीसरा डिजाइन था उसमें भी वेस्टेज कम जाता है, लेकिन जो समोसा कट वाली है उसमें ज़्यादा वेस्टेज जो है आपका ग्रेनाइट का निकलता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप ग्रेनाइट का स्टेयर का काम करें। और इसके अलावा आप स्टेयर में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे डायरेक्शन का। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हम जो स्टेयर बना रहे हैं वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तु के हिसाब से रखेंगे तो वास्तु के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेयर है वो हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। और क्लॉकवाइज होने रखने का जो पर्पज है एक और भी रहता है, जैसे आप स्टेयर अगर आप क्लॉकवाइज होगा तो जो रेलिंग रहेगी वो हमेशा राइट हैंड में आएगी। और हमारे यहाँ जो भारत में क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है राइट हैंडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो दाहिना हाथ है सबसे आगे चलता है। जब चढ़िएगा आप स्टेयर पे तो राइट हैंड आपका जाएगा आगे की तरफ। अगर आपका जो स्टेयर है वो एंटी क्लॉक होगा तो क्या होगा, रेलिंग आपके लेफ्ट साइड में जाएगी, और फिर जब राइट हैंड आप आगे कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होगा। तो इसलिए हमेशा जो स्टेयर है हमेशा क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।